नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम सत्ता के संग्राम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एस त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं पर बटा बुंदेलखंड क्षेत्र अपने आप में परिपूर्ण है। यहाँ वो सब है जो एक समृद्ध प्रदेश और देश के लिए चाहिए। यहाँ के अकूत खनिज संपदा जनता के जीवन स्तर को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए काफी है। इसके बावजूद विश्व पटल पर बुंदेलखंड की पहचान आत्महत्या, भूखमरी, जल संकट और खनिज संपदा की लूट को लेकर होती है। सरकारें आईं और चली गईं, लेकिन विकास के मामले में बुंदेलखंड की तस्वीर अब तक बहुत ज्यादा नहीं बदली है। सरकार चाहे किसी भी दिल की रही हो, सभी ने यहाँ के सीधे साधे लोगों के मन मुताबिक जरूरतों का पिटारा खोला। लुभावना झुंझुना उनके हाथों में थमाते रहे। वहीं अब जब उत्तर प्रदेश में कुछ महीने बाद सत्ता का संग्राम होना है, तो एक बार फिर सभी सियासी दलों की नजर बुंदेलखंड की ओर है। 2017 में मतदाताओं ने बुंदेलखंड के विकास के लिए बीजेपी को चुना था। यहाँ के 7 जिलों की सभी 19 सीटों पर कमल ध्वज शान से लहराए। लेकिन अब जब बुंदेलखंड फिर चुनाव की दहलीज पर है, तो बीते करीब 5 सालों में स्थिति कमोबेश वही है। ऐसे में सभी प्रमुख दल मतदाताओं को रिझाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। 19 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी खुद महोबा और झांसी का दौरा कर बीजेपी के लिए माहौल बनाएंगे, तो दूसरी ओर सपा समेत अन्य विपक्षी दल भी क्षेत्र में सक्रिय है। खैर, यहाँ किसकी मेहनत रंग लाएगी? सभी दल जो अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, उसका आधार क्या है? सत्ता का संग्राम, बात इसी को लेकर होगी। आज के मुद्दे बुंदेलखंड की विषाद। तो उत्तर प्रदेश में चंद दिनों बाद ही विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी सियासी दल सूबे में पूर्व से पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक सभी वर्गों को साधने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से पूर्वांचल को साधने के बाद अब सभी राजनीतिक दल के पुरोधा बुंदेलखंड की तरफ रुख कर रहे हैं। यूपी में कांग्रेस की खेवनहार बनकर आई प्रियंका गांधी जहां चित्रकूट के दौरे पर हैं, तो मुख्यमंत्री योगी ने महोबा पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 19 नवंबर के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। पीएम महोबा के साथ ही आने वाले शुक्रवार को झांसी में भी बीजेपी के लिए माहौल बनाएंगे। वहीं इसके अगले दिन यानी 20 नवंबर को पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव झांसी में सपा के लिए झांकी जमाएंगे। बहरहाल बुंदेलखंड की विषाद पर विस्तार से बात करें, उसके पहले देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। किसान आंदोलन की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को विपक्षी दलों की कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बुंदेलखंड में भी भाजपा सरकार को घेरने में कांग्रेस, सपा और बसपा की ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। ऐसे में यहाँ की मजबूत जमीन को सुरक्षित बनाए रखने का मोर्चा खुद प्रधानमंत्री ने संभाल लिया है। 19 नवंबर को पीएम मोदी पहले महोबा और उसके बाद झांसी का दौरा कर बीजेपी के लिए माहौल बनाएंगे। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बुंदेलखंड के 7 जिलों की 19 विधानसभा सीटों में से महज 2 सीट झांसी सदर और चरखारी में कामयाबी मिली थी, जबकि बसपा ने 7, सपा ने 6 और कांग्रेस ने 4 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन 2017 में मोदी लहर के बीच भाजपा ने बुंदेलखंड में हर दल का सुपड़ा साफ करते हुए सभी 19 सीटों पर जीत हासिल की थी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 2017 से पहले 1991 में बीजेपी को बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा सीटें मिली थी। तब यहाँ 11 सीटों पर कमल ध्वज लहराया था। 1991 के बाद और 2017 से पहले बीजेपी ने बुंदेलखंड में कभी भी दहाई के आंकड़े को नहीं छुआ। फिलहाल 2022 में होने वाले चुनाव के लिए बुंदेलखंड में अभी से विपक्षी दलों की सक्रियता बढ़ गई है। खाद की किल्लत हो या जल संकट या फिर महंगाई, हर मुद्दे पर सरकार को घेरा जा रहा है। जातीय संतुलन भी साधा जाने लगा है। विपक्ष के शीर्ष नेता खुद कमान संभाले हुए हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ललितपुर में खाद की जद्दोजहद के बीच हुई किसान की मौत के बाद कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वहां पहुंच गई थी। इसके बाद प्रियंका झांसी आकर किले में भी गईं। यहां उन्होंने रानी को पुष्पांजलि अर्पित की थी। सोशल इंजीनियरिंग के कामयाब फार्मूले को आधार देने के लिए बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा यहां प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन आयोजित कर चुके हैं। उधर अखिलेश यादव भी बुंदेलखंड में तेजी से सपा का कुंभ बढ़ाने में जुटे हुए हैं। सपा अध्यक्ष 20 नवंबर को
झांसी और ललितपुर का दौरा करने वाले हैं। विपक्षी दलों से मिल रही चुनौतियों से निपटने के लिए पीएम मोदी का महोबा और झांसी दौरा सियासी दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। महोबा में पीएम मोदी जनसभा करने के साथ ही अर्जुन सहायक बांध का लोकार्पण कर किसानों को बड़ा संदेश देंगे, जबकि झांसी में प्रधानमंत्री डिफेंस कॉरिडोर की आधारशिला रखकर क्षेत्र के विकास के नए दरवाजे खोलकर युवाओं को रोजगार की सौगात देंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने फरवरी में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था। बीजेपी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बहाने भी अपने वोट बैंक को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। खैर, सभी दलों की कड़ी कवायद के बीच बुंदेलखंड की बाजी कौन अपने नाम करता है, देखना अहम होगा। लखनऊ से राघवेंद्र त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो बुंदेलखंड की विषाद के मुद्दे पर चर्चा करने के हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता हैं दीपक सोनकर जी। सोनकर जी, आपका स्वागत है। सपा नेता तारिक अहमद लारी जी हैं। लारी साहब, आपका भी स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता शैलेंद्र तिवारी जी भी हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार युवराज सिंह हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ हमारे स्वराज एक्सप्रेस के कार्यकारी संपादक अमरजीत सिंह जी हैं साथ में। सबसे पहले युवराज जी, मेरी आवाज आ रही क्या आपको? युवराज जी, मेरी आवाज आ रही? लगता है, चलिए उनके पास बाद में चलते हैं। हमारे साथ है जी, नहीं, हमारे साथ हमारे कार्यकारी संपादक अमरजीत सिंह जी हैं। अमरजीत जी, क्या लगता है बुंदेलखंड की जो 19 सीटें, बीच में एक समय बुंदेलखंड को लेकर आंदोलन भी चला था, पृथक बुंदेलखंड। उस समय मध्य प्रदेश का भी सागर, पन्ना, दमोह कुछ जिले आ रहे थे, जिसका मध्य प्रदेश के लोगों ने ही विरोध किया था कि हम बुंदेलखंड मतलब अलग से नहीं जाएंगे हम। यानी सीधे सीधे उसका असर ये था कि मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड है वो थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन वहां अभी सुविधाएं हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा है, इस कारण विरोध किया था यहाँ के लोगों ने। तो आपको क्या लगता है, बुंदेलखंड के नाम पे वहाँ भुखमरी है, वहाँ सबसे बड़ी समस्या पानी की है, जबकि खनिज संपदा पर्याप्त है, फिर भी वहाँ का विकास क्यों नहीं हो पाया अभी तक? ये देखिए, अभी हाल फिलहाल में जिस तरह से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया गया है, प्रधानमंत्री मोदी भी 19 तारीख को वहाँ पे पहुँचने वाले हैं, तो जो पिछड़ापन वहाँ पे देखने को मिला है, आपने बिल्कुल सही बोला कि उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड जो देखा गया है वो ज़्यादा पिछड़ा देखा गया है। लेकिन उसको अब मुझे लगता है कि कैश करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। और लगातार अभी भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का हाल फिलहाल में 2 दिन पहले ही उद्घाटन हुआ, उसमें भी इसी बात को कहा गया कि इस एक्सप्रेसवे से विकास आएगा, लोग जुड़ेंगे, यहाँ पे रोजगार बढ़ेगा और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल और जो ये अब बुंदेलखंड की बात हम करेंगे तो यहाँ पे जो खनिज वाला पार्ट है उसको भी एक एक्सपोर्ट में और इन सारी चीज़ों में मदद मिलेगी। तो मुझे लगता है कि अब इस तरह से एक बड़ा इनको एडवांटेज मिलेगा और उसी की कोशिश कर रहे हैं। और अगर हम पुराने जो चुनावी प्रक्रिया चल रही है, जो चुनावी जैसे अखिलेश यादव और सपा का दौरा जो था गोरखपुर में हुआ था, अमित शाह आजमगढ़ पहुंचे थे, वैसे ही अब एक एक जोन को टारगेट किया जा रहा है। जो एक एक खंड है, चाहे वो पहले पूर्वांचल था, अब बुंदेलखंड, अब उस तरह से फोकस कर रहे हैं। वहीं सपा को भी उम्मीद है, क्योंकि जो ज्यादातर बेल्ट है महोबा, और हम अगर देखें एक्सप्रेसवे की ही बात करें तो इटावा तक कनेक्ट कर रहा है, जो कि सपा का एक गढ़ है, तो वहां पे सपा भी फोकस कर रही है। और 2000 अगर हम 12 के आंकड़े देखें तो वहां पे कांग्रेस को भी सीटें मिली हैं। जिस तरह से प्रियंका गांधी वहां पे जा रही हैं, झांसी के किले में जा रही हैं, तो हर दल जो है वो पूरी तरह से कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये जो एक्सप्रेसवे का जो एक यहाँ पे शुरुआत की जा रही है, जिसको प्रधानमंत्री कैश करने के लिए जा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है वो काफी कारगर रहेगा। और जो पिछड़ापन आप बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि इसके बाद उसमें एक रफ्तार देखने को मिलेगी। हाँ सर, युवराज सिंह जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज लेकिन आपकी सही नहीं आ रही है, फिर भी एक सवाल। युवराज जी, अभी तो मैं दीपक सोनकर जी के पास जाऊंगा, हमारे साथ सपा के भी हमारे प्रवक्ता आएंगे, कांग्रेस के भी आएंगे, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन एक विशेष टिप्पणी, आप लंबे समय से बुंदेलखंड के बारे में लिखते रहे, जानते रहे,
उसकी आवाज उठाते रहे। ऐसी क्या वजह है सरकार किसी की भी आई हो, कांग्रेस की 90 के पहले कांग्रेस की थी, ठीक है, उस समय उतना विकास नहीं हुआ, लेकिन बाद में बीजेपी की भी आई, 90 में आई, 91 में आई, उसके बाद कल्याण सिंह लंबे समय तक रहे, बसपा आई, मिली जुली बसपा सपा आई, उस बीजेपी सपा आई, ये सब सरकारें आई, लेकिन बुंदेलखंड का विकास जो आज भी कहा जाता है, जिस तरह से वहां पानी के लिए तरसते हैं लोग, बाकी तो छोड़िए, विकास तो अलग बात है, क्या वजह है, क्यों आज बुंदेलखंड को एक तरह से पूरी तरह से नकार दिया गया किसी भी सरकार के द्वारा? सर सबसे बड़ी बात यह है जी जी बोलिए। सबसे बड़ी बात यह है जी कि सबसे ज्यादा तो बीएसपी रिज्यूम में बुंदेलखंड को प्रतिनिधित्व मिला है नसीमुद्दीन सिद्दीकी और बाबू सिंह कुशवाहा। जब दो लोग उत्तर प्रदेश की सियासत में ताकत में थे तो दोनों लोग बाधा थे जी। और एक समय ऐसा आया कि बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश की सियासत के सबसे ताकतवर नेताओं का गढ़ बन गया था जी। क्योंकि बहन जी के रिज्यूम में ज्यादातर लोग बुंदेलखंड से आते थे और उन लोगों के होने के बावजूद बांदा, चित्रकूट और झांसी, जालौन, हमीरपुर का जो बेल्ट है, पूरी स्थिति ये है सर कि अब हम आज तो मानते हैं कि एक मंत्री है वहां से, लेकिन वो दौर ऐसा था बसपा का जब बुंदेलखंड से बसपा गवर्न होती थी सर। 2005 में मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो रामायण मेला चित्रकूट में उन्होंने राशि सम्मेलन किया था। उसके बाद एक बहुत बड़े भाजपा का बहुत बड़ा चेहरा नानाजी देशमुख थे जो चित्रकूट से रहते थे, चित्रकूट से बिलोंग करते थे और सीधा सराज आवाज कुछ कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है। जी जी आपकी आवाज आ रही है युवराज जी, पूरी तरह से आपको आवाज रिवर्स जा रही है क्या? हाँ तो सर नानाजी देशमुख के दौरान भी भाजपा का एक सुपर पॉइंट था चित्रकूट, और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी चित्रकूट आना जाना रहता था। बाबू सिंह कुशवाहा और नसीमुद्दीन सिद्दीकी दोनों लोग जब बसपा रिज्यूम में बहुत ताकत में थे तो दोनों लोग बुंदेलखंड से ही संबंध रखते थे, लेकिन वो वहां का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि इतने ताकतवर लोगों के होने के बावजूद भी बुंदेलखंड की दशा और दिशा दोनों ही आज भी पिछड़े और बहुत पिछड़े स्थिति में है सर। उड़ीसा, झारखंड और अन्य प्रांत जहां आदिवासी इलाके हैं, उससे तुलना की जाए तो बुंदेलखंड आज भी उसी स्थिति में है जी। बुंदेलखंड उसी स्थिति में है, जबकि बुंदेलखंड में कहा जा रहा है कि खनिज संपदा पर्याप्त है। सर खनिज संपदा में जो कालाबाजारी है, जो वहां का सिस्टम है, जो वहां का स्ट्रक्चर है, उससे आप भी भली बात परिचित हैं जी। क्योंकि बांदा उत्तर प्रदेश का 40% अकेले बालू और मोरंग का सबसे बड़ा गढ़ है। बांदा से लेकर महोबा, कबरई जो गिट्टी का और बांदा बालू मोरंग का सबसे बड़ा गढ़ है, वहां पर सरकार के लिए खनन का राजस्व जबरदस्त रेवेन्यू रिसोर्सेज मेंटेन होता है, लेकिन वहां का स्ट्रक्चर सर पता नहीं सरकार की पॉलिसी ठीक नहीं थी कि सरकार की व्यवस्थाओं में खामियां थी कि वहां का ही पैसा वहां पर लग नहीं पाया। आज भी उत्तर प्रदेश की मुख्य विकास की धारा से बुंदेलखंड पूरी तरह से कटा और बटा हुआ है जी। उत्तर प्रदेश एक तरफ नवेदा, गाजियाबाद, मेरठ, दिल्ली, एनसीआर के जनपद हैं, दूसरी तरफ लखनऊ, रायबरेली, हरदोई और सीतापुर जैसे हैं, तीसरी तरफ जब आप बुंदेलखंड की तरफ अपना दृष्टि डालें, वहां का आप समीक्षा करें, वहां की आप मूल्यांकन करें तो आपको एक तरफ से ऐसा महसूस नहीं होगा कि ये उत्तर प्रदेश का पार्ट है, आपको लगेगा हम छत्तीसगढ़ और झारखंड में आ गए जी। तो सरकार की कुछ तो नीतियां जरूर खराब रही होंगी। और हाँ, एक बात इसमें हम जोड़ेंगे कि बीजेपी सरकार का डिफेंस कॉरिडोर और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे निश्चित तौर से बुंदेलखंड के विकास और व्यवस्था को धारा से जोड़ने का एक सार्थक पहल और प्रयास है जी। ये पहला प्रयास है, लेकिन सर इससे पहले भी वहाँ पेयजल समस्या जी। हम ये जानना चाह रहे हैं युवराज जी, फिर हम दीपक जी से सवाल करेंगे
वहां क्या एक भी ऐसी बहुउद्देशीय मतलब जहां से बांध भी बने, सिंचाई भी हो, बिजली भी पैदा हो और अन्य पेयजल की भी समस्या सॉल्व हो, तो क्या ये बुंदेलखंड का जो 19 जिला आता है, इस पूरे क्षेत्र में कोई भी बहुउद्देशीय योजना नहीं आई क्या? सिंचाई से संबंधित कोई बांध नहीं बना क्या? सर ऐसा फिलहाल जी बोलिए। फिलहाल की सरकारों में तो कुछ देखने को नहीं मिला है जी। अभी एक लंबे समय तकरीबन 15 से 20 साल के दरमियान जब से हम देख रहे हैं, और उस 20 साल के दौरान में 2000 से 2021 के बीच में सबसे बड़ा समय बसपा सरकार में आया। बसपा के समय पर मैं फिर पुनः दोहरा रहा हूं कि सबसे ज्यादा पावरफुल बुंदेलखंड था। लेकिन 20 साल के दौरान सर कोई एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना बुंदेलखंड के विकास के लिए नहीं सरकार द्वारा निर्धारित की गई जिससे कि वहां का जनजीवन को सुधारा जा सके। वहां की स्थितियां, वहां के गांव, वहां का लोक जीवन, वहां की व्यवस्था बद से बदतर है। अब हम थोड़ा सा एक सार्थक प्रयास मान सकते हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, बाकी तो बुंदेलखंड की स्थिति सर आप भी वहां जाते रहते हैं, देखते रहते हैं, स्थिति बहुत खराब है सर। ये और वहां अभी बहुत कुछ करने को जो आपने कहा कि बांदा सैंड का, बालू का सबसे बड़ा, उत्तर प्रदेश का 40% हिस्सा बांदा से जाता है बालू का। ये किस नदी पे, केन नदी पे है क्या? जी केन नदी है सर, वहां केन नदी है, यमुना नदी है, बेतवा नदी है, और उसके बाद सर ये जो बांदा कबरई और हमीरपुर से पूरी तरीके से मोरंग मंडी, सबसे बड़ी मंडी हमीरपुर है। हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट आंशिक, गिट्टी और मोरंग की सबसे बड़ी मंडियां है सर पूरे। आप मिर्जापुर, सोनभद्र को छोड़िए तो इधर खनन का सबसे प्रभावित जिले हैं तो हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट आंशिक। तो बुंदेलखंड में यदि खनन के रेवेन्यू के बारे में देखा जाए सर तो इसमें कोई संदेह नहीं कि पूरे प्रदेश में 40% अकेले बुंदेलखंड उसको प्रभावित करता है। चलो दीपक जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? चित्रपाठी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल आ रही है थोड़ा सा, लेकिन दीपक जी आप अंधेरे में जा रहे हैं। उजाले में आइए, पार्टी भी उजाले में आएगी। पार्टी तो उजाले में है ही भाई साहब। तो आप भी रहे उजाले में, कर दिया है मैंने। हम चाहते हैं आप भी उजाले में दिखते रहें। जी नहीं, मेरा तो नाम ही दीपक है, मैं तो उजाला लेकर के ही चलता हूँ। इसीलिए तो जब दीपक जलेगा, आपका चुनाव चिन्ह भी पहले जो पृष्ठभूमि है वो दीपक ही था जनसंघ के समय। जी 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 दीपक ही था चुनाव चिन्ह। चलिए दीपक जी, 19 की 19 सीटें आपको बुंदेलखंड की जनता ने दी। आपने बुंदेलखंड की जनता के लिए क्या किया? आप 1991 में सबसे ज्यादा अधिकतम 11 दी थी, फिर 12 में भी अखिलेश सरकार बनी थी, 27 सीटें मात्र कांग्रेस की थी, तो भी कांग्रेस की 4 सीटें थी, आपकी 2 थी। सपा की सरकार बन गई थी तो भी 6 सीटें थी, 7 बसपा की थी। लेकिन इस बार 2017 में वहां की जनता ने पूरी तरह से कमल ध्वज को लहरा दिया पूरे बुंदेलखंड में। ऐसी स्थिति में बीजेपी ने क्या दिया, सरकार ने क्या दिया बुंदेलखंड को? देखिए, बुंदेलखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर पूरा विश्वास जताया है और भारतीय जनता पार्टी उसी पर खरा उतरते हुए लगातार वहां के विकास को पहुंचाने का काम कर रही है। जिस तरीके से आपके सामने अभी हाल ही में आने वाला है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ये एक्सप्रेसवे बनने से जिस तरीके से बुंदेलखंड को एक पराजित सरकार जी लगता है तकनीकी कारणों से। दीपक जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? दीपक जी का हमें लगता है फोन कट गया है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता है जीशान हैदर जी। जीशान जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। जीशान जी, इस बार अच्छी खासी मेहनत प्रियंका जी कर रही बुंदेलखंड को लेकर, शायद आज भी दौरे पे हैं वो वहां पे। क्या लगता है बुंदेलखंड इतना पिछड़ा क्यों रह गया है? ठीक है 90 के बाद की सरकारों का दोष है वहां, लेकिन 90 के पहले तो आपके अखंड राज्य रहा है पूरी तरह से। नहीं बिल्कुल, आप देखिए अगर बुंदेलखंड में आप देखिए बुंदेलखंड का जो भौगोलिक आप देखिए ढांचा है, हमें लगता है कि बुंदेलखंड में जो भी कार्य हुआ है 90 से पहले ही हुआ है
उसके बाद की सरकारों ने बुंदेलखंड को सिर्फ और सिर्फ ठगा है। बुंदेलखंड जहां अभी आप खुद ही जिक्र कर रहे थे कि 19 की 19 सीटें सारी भारतीय जनता पार्टी की हैं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता बुंदेलखंड से निकल के आए हैं। लेकिन आप बताइए उन्होंने बुंदेलखंड के लिए क्या किया कि ललितपुर में एक व्यक्ति सिर्फ खाद ना मिलेगी तो लाइन में लगता है और मर जाता है। बुंदेलखंड में हर साल सूखा पड़ता है। बुंदेलखंड में सुरक्षा के नाम पे कुछ है नहीं। बुंदेलखंड हमें लगता है उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो इग्नोर्ड एरिया कहेंगे वो बुंदेलखंड है और उसकी जिम्मेदार हमें लगता है सिर्फ और सिर्फ पहले जितनी भी सरकारें हैं वो सारी हैं, क्योंकि सबने वादा किया लेकिन किसी ने भी नहीं निभाया। और देखिए बुंदेलखंड के साथ एक और माइनस पॉइंट ये रहा कि बुंदेलखंड ने कभी भी किसी भी पार्टी को पूरी तरह से अपने ऊपर नहीं हावी होने दिया। बुंदेलखंड से कभी भी कोई पार्टी पूरी तरह से जीत के नहीं निकल के गई। भारतीय जनता पार्टी पूरी सीटें निकालने के बाद भी आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बुंदेलखंड को छला है, जिस तरह से ठगा है, हमें लगता है कि आने वाले चुनाव में आपको दिख जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी, मुझे नहीं लगता है। जिसान साहब सवाल हमारा एक ये है, 77 को छोड़ दें अगर आप, तो लगातार आपका ही शासन रहा वहां, तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जो कुछ भी हुआ है, जो आपने कहा जो कुछ भी बुंदेलखंड में हुआ है वो कांग्रेस ने किया, क्या किया कांग्रेस ने वहां? नहीं, आप वहां पे डैम से लेके और जितनी आप देखिए ना, जितनी वहां पे संयंत्र लगे हैं, वो चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, वो लगा हो, वो जो डैम बने हैं वो बने हो, वो सब कभी बने। आप बताइए 20 साल में क्या हुआ? आप 30 साल पुरानी बात कर रहे हैं, आप ये बताइए 30 साल में बुंदेलखंड को क्या मिला है? बीएसपी के काल में या सपा के काल में या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, आप बताइए बुंदेलखंड को क्या मिला है? सिर्फ और सिर्फ उन्होंने ठगा है। बुंदेलखंड का जो 19 जिले हैं उसमें सिंचाई का रकबा 20% भी नहीं है जिसान साहब। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं। तो लेकिन इन लोगों ने पिछले 30 साल में बुंदेलखंड को कुछ ऐसा नहीं दिया जिससे क्यों सूखा पड़ता है हर साल वहां पे। और उसके बाद केंद्र सरकार कहती है हम इतना पैसा दे रहे हैं, प्रदेश सरकार कह रही है हम इतना पैसा दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हालात जो के त्यों है। आप वहां पे मार्केटिंग कराते हैं, यहाँ से मीडिया वालों को बेचते हैं, वहां पे जाके वो वाहवाही लिखते हैं, ऐसे नहीं होता है। हमें लगता है कार्य भी करना चाहिए, सिर्फ इवेंट नहीं बनाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। बिल्कुल सही कहा। हमारे साथ फिर अमरजीत जी के पास चलते हैं। अमरजीत जी, निश्चित तौर पे आपने अभी खैर बीजेपी के प्रवक्ता गिनाने वाले थे क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन शुरुआत उन्होंने ये नहीं कहा। जिसान जी भी कह रहे हैं, लेकिन जिसान जी का शासन वहां लगभग 40 साल रहा है, बाकी पार्टियां 30 साल के लगभग वहां शासन की है। क्यों ऐसा बुंदेलखंड को छोड़ के रखा है? जबकि बता रहे हैं कि 3 नदियां हैं वहां, और उन नदियों में छोटा मोटा ही सही, छोटे स्टॉप डैम बनाकर ही कम से कम बहुत सारी सिंचाई की जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। देखिए बिल्कुल ये बात तो सत्य है, क्योंकि जो पिछड़ापन जो आप जैसा कि अभी एक हमारे प्रवक्ता भी बोल रहे थे कि छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे कुछ इलाके वैसे लगते हैं, और जो कि खनिज से भी वहाँ पे मजबूत है, और एक्सप्रेसवे ये अब बना रहे हैं। हालांकि एक बात जिशान जी ने यहाँ पे कही है कि कभी किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, लेकिन पिछली सरकार में 2017 में बीजेपी को जिस तरह की वहाँ की जनता ने पूरी तरह से जिम्मेदारी दी थी, तो मुझे लगता है कि बीजेपी का एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे था। देखिए पुरानी बात पे नहीं जाएंगे कि कांग्रेस लंबे समय तक थी, लेकिन ये तो साफ है कि इन सरकारों ने लंबे समय तक काम नहीं किया था जो आज इतना पिछड़ापन है। बीजेपी ने एक पहल की है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे अब बनना शुरू हो गया है और काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि इस एक्सप्रेसवे के साथ साथ उन मूलतः जो आज स्वराज एक्सप्रेस सवाल उठा रहा है, उन जो सूखा है, जो खनिज होने के बाद भी उतना इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, पिछड़ापन है, और जैसे कि इसके पहले भी बसपा के कार्यकाल में वहाँ से इतने मंत्री रह चुके हैं, लेकिन इस तरह का विकास नहीं हुआ। तो अब बीजेपी की पूर्णतः ये जिम्मेदारी है, क्योंकि इनको मैंडेट पूरा मिला था, और आने वाले समय में भी देखने को मिला है कि चाहे हम 91 की बात करें 11 सीट मिली थी, और 2017 की बात करें पूरी 19 की 19 सीटें मिली थी। तो मुझे लगता है कि जनता एक बार फिर भरोसा देने की कोशिश, भरोसा जनता का जीतने को मोदी जी कोशिश करेंगे 19 तारीख को वहां पहुंच के, और
अगर 19 सीटों में वो 19 तारीख को पहुंच रहे हैं और यही कोशिश करेंगे कि 19 सीटें उनको पूरी मिले, लेकिन यहाँ पे बीजेपी का एक बड़ी दायित्व और एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि हम सबको पता है कि कितना पिछड़ापन वहाँ पे है और स्वराज एक्सप्रेस इस सवाल को बार बार उठाता आया है कि वहाँ पे जो पिछड़ापन है वो दूर जल्द से जल्द होना चाहिए। बिल्कुल दूर होना चाहिए, लेकिन ये सूखा कब समाप्त होगा बुंदेलखंड का, इसका दुर्भाग्य है। खनिज संपदा से भरपूर है, नदियां भी हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी वहां एक और जो चुनौती है योगी सरकार के लिए, वह जाति समीकरण को लेकर भी सोशल इंजीनियरिंग बनती रही। आप देखिए 2012 में बसपा की 7 सीटें थी, सरकार सपा की थी 6 सीटें थी, तो उसको लेकर सतीश मिश्रा जी को लेकर मायावती जी ने सोशल इंजीनियरिंग का काम वहां, हालांकि इसके पहले आप भी जानते हैं 2007 में उनका सोशल इंजीनियरिंग काम कर चुका था, तो उसको लेकर भी काम दिया है। तो ये जाति समीकरण के आधार पे भी क्या वहां वोट पड़ते रहे हैं लोग? जाति समीकरण के आधार पर वोट दे देते रहे, विकास को देखा ही नहीं। बिल्कुल, ये देखिए जो जाति समीकरण की अगर हम बात करें तो वो पूरे तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में हावी है। इसीलिए एक समय पे वहां पे बसपा ने पूरी तरह से राज किया था, फिर सपा ने पूरा उनको पूर्ण बहुमत मिला और अब भाजपा को मिला, तो जनता तो सबको मौका दे रही है। ये बिल्कुल साफ है कि अगर पूरी तरह से वहां पे विकास नहीं दिखेगा तो जनता कुछ दूसरे भी परिणाम दे सकती है। लेकिन ये एक जिम्मेदारी बीजेपी की इसलिए बन जाती है क्योंकि उनको पूरा तरह, जो अभी मैंडेट की बात हो रही थी, पूरी 19 की 19 सीट देना मतलब पूरा एक जो खंड है वो आपको, एक उत्तर प्रदेश का एक बड़ा खंड, एक मजबूत खंड जो पूरा भरोसा जता रहा है, अगर आप उसको नहीं पूरा करेंगे तो एक जिम्मेदारी तो बिल्कुल आ ही रही है और जातिगत भी यहाँ पे राजनीति बड़ी हावी रहेगी। हालांकि इस चुनाव में मैं बसपा जिस तरह से उनका गढ़ रहा है वो काफी हद तक इस चुनाव के उतना ज्यादा प्रेशर बिल्डअप करते नहीं दिख रहे हैं जितना अखिलेश यादव वहां दिख रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि महोबा के बाद से अगर हम कानपुर इटावा की तरफ बढ़े तो वो गढ़ सपा का है, तो मुझे यहाँ लगता है कि जातिगत हावी जरूर होगा। हालांकि सपा को इतना ज्यादा वहां पे बेनिफिट पहले कभी नहीं मिला अगर हम आंकड़ों की बात करें, लेकिन हो सकता है कि इस बार, क्योंकि 19 की 19 सीटें को जनता ने भाजपा को दिया था लेकिन उस तरह से कार्य नहीं हुआ। हालांकि बुंदेल एक्सप्रेसवे को पूर्णतः अमली जामा पहनाने की कोशिश की जाएगी और बीजेपी माहिर है अपनी चीजों को अच्छे से प्रेजेंट करने में, तो यहाँ पे एक चुनौती तो होगी। और जातिगत राजनीति तो पूरे उत्तर प्रदेश की तरह पूरे बुंदेलखंड में भी काफी हावी देखने को मिलेगी इस बार। हमारे साथ सपा प्रवक्ता तारिक अहमद लारी जी जुड़ गए हैं। तारिक जी, मेरी आवाज आ रही? जी जी भाई, आ रही है आपकी आवाज। तारिक जी, सब बढ़िया है घर परिवार में? हमारे यहाँ तो बढ़िया है। बस भाई परिवार सलामत रहे, बाकी सब ठीक है। आपका लड़का आपसे दूर नहीं होगा। नहीं नहीं, ये कहा, ये तो हमने कभी कहा ही नहीं। खैर तारिक जी, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जी भी हैं, दीपक सोनकर जी भी हैं, युवराज जी अभी वरिष्ठ पत्रकार हमारे, उन्होंने बुंदेलखंड के बारे में जो उन्होंने टिप्पणी की, जो बताया कि पूरे उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा कोई पिछड़ा क्षेत्र है तो बुंदेलखंड है। दीपक जी से अभी उत्तर ले लेंगे। हम आरोप प्रत्यारोप की बात ना करते हुए हम ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या, जबकि वहां खनिज संपदा भी है, नदी भी है, बहुउद्देशीय योजना के तहत वहां डैम बनाया जा सकता था, उससे बिजली पैदा की जा सकती थी, सिंचित क्षेत्र किया जा सकता था। ये आखिर इतने सालों तक, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूं आपकी सरकार या 30 साल से जब से कांग्रेस नहीं है, मैं तो बात कर रहा हूं 1950 से अभी तक, क्यों पिछड़ा रह गया इतना? देखिए, ये जवाब तो वो लोग दे पाएंगे, मैं तो इस बात का जवाब दे नहीं पाऊंगा कि क्यों पिछड़ा रह गया। बेसिकली थोड़ा जो मामला वहां पे ये होता था कि आदमी अवॉइड करता था, जैसे आज क्या नाम है, मऊ आदि एरियो में अवॉइड करता, वैसे उस समय वहाँ डकैतों का एरिया था, तो डकैतों के एरिया में कोई भी काम करने से डरता था, क्योंकि कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी या कोई भी काम करने जाता था वहां पे तो बंधक बना लिया जाता था, पकड़ होती थी और तीन स्टेट के तरफ किधर निकल जाते थे कुछ पता नहीं चलता था। ये प्रॉब्लम तो रही है। अब हम अपनी बात करते हैं, हम किसी के ऊपर लांछन नहीं लगा सकते, ये मेरा अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो बोलेंगे ही। हमारे बारे में आपको खुद मालूम है कि 2012 में हमको कितनी सीटें मिली, आप खुद देख रहे हैं। 2012 में आपको 6 सीटें मिली थी, सरकार आपकी थी। जी 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 जी। उसके बावजूद बुंदेलखंड में इतने सोलर पावर प्रोजेक्ट हम लोगों ने लगाए, इतने वहां पे हम लोगों ने रोजगार जनरेट किया,
वो आज तक किसी सरकार ने किया नहीं है। लाचुरा डैम भी आप ले लीजिए, आप क्यों भूल रहे हो उस डैम को? आपने डैम की बात की तो लाचुरा डैम लीजिए। जब वहां पे बहुत ही ज्यादा मुसीबत वाली सूखा पड़ा तो हमारी सरकार ने क्या क्या नहीं बांटा, ये तो आप लोग भी जानते हैं, आप लोगों ने बाकायदा कवर भी किया था। जब हम लोगों ने वहां पे बांटा था, क्या क्या नहीं बांटा, घी तक के बांटा गया था। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट से हमको पानी के नाम पर खाली ट्रेनें आई थी, ये भी दिखाया गया था, आप लोग को बाकायदा ले जाकर दिखाया गया था कि जो ट्रेनें आई है पानी देने के लिए, वो ट्रेनें में पानी नहीं है, सिर्फ खाली खाली कंटेनर आए थे। ये आप लोगों ने भी देखा था, उस पर हंगामा भी हुआ था। तो हम तो जितना कर सकते तो उतना किया। उसके बावजूद मैं तो अब डबल इंजन की सरकार से सवाल करना चाहूंगा कि आपको तो सारी की सारी सीटें बुंदेलखंड की मिली, सिर्फ बुंदेलखंड इतना पिछड़ा क्यों? चलिए, बुंदेलखंड के जो प्रोजेक्ट थे, जो सोलर पावर प्रोजेक्ट थे, जो हम लोगों ने अप्रूव किए थे, जो आगे बढ़ चुके थे, उनके साथ आपने धोखा क्यों किया? आपने उनके एग्रीमेंट्स क्यों कैंसिल किए जी? क्यों ऐसा धोखा किया आपने कि वहां से अगर क्योंकि वहां सोलर का अच्छा सिस्टम है, वहां पर धूप बहुत ज्यादा रहती है, तेज रहती है, तो सोलर पावर जनरेट हो सकता है और हुआ भी है। हम लोग के टाइम में जितनी चालू हो सकती थी वो की गई, लेकिन जो बाकी बची हुई थी, जो चालू नहीं हुई, जो जिनका काम चल रहा था, उन लोगों से एग्रीमेंट इन्होंने खत्म कर दिया, तो उन लोगों ने भी काम रोक दिया। ये सरकार ने क्यों किया जी? किस लिए किया? वहां पे इतने खनिज हैं, इन्होंने खनिज के नाम पे लूट मचाई। हर खनिज का इन्होंने कहा कि साहब हमने 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ में पूरे उत्तर प्रदेश का खनिज हमने बेचा। आप सही बताऊं, आप आईटी डिपार्टमेंट क्या नाम आरटीआई से पता करिए तो आपको पता चल जाएगा, खनिज के नाम पर सरकार ने 1 रुपया नहीं कमाया, बल्कि अपनी जेब से दिया, जो वापस करना पड़ गया। ये आज भी वापस कर रहे हैं। जो इन्होंने काम किए इस बार खनिज के ठेका जो उठाकर किया था, उसमें सब नुकसान हुआ। ज्यादातर व्यापारियों ने वो काम छोड़ दिया। हाँ, फायदा किसको हुआ? फायदा किसको हुआ? जो इनके पार्टी के कार्यकर्ताओं को पट्टे दिए गए निजी, जिसपे सुप्रीम कोर्ट की रोक थी, जिसपे सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि निजी पट्टे नहीं दिए जाएंगे, प्राइवेट किसानों के किसी जमीनों को पट्टे पे नहीं दिया जाएगा, जिसमें से 1 फुट खोदने का आदेश होता था, जिसको 100 फुट खोद डाला गया। वो काम योगी जी ने किया और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्राइवेट पट्टे देके वहां का ये बिजनेस भी चौपट कर दिया। तारिक जी रोकना चाहेंगे? दीपक जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस बीजेपी प्रवक्ता है, उनसे पूछ लेते हैं। आपने काफी सवाल किए हैं दीपक जी, आपने सुन लिए हैं, लेकिन साथ में हमारा भी ये सवाल है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे फिलहाल इस चुनाव में गिनाने के लिए नहीं है। अभी तो शिलान्यास हुआ है, कब बनेगा कब तैयार होगा ये अलग है। इसके अलावा और 19 की 19 सीटें आपको मिली हैं, क्या कुछ बुंदेलखंड के लिए 5 सालों में 4.5 सालों में किया? लगता है दीपक जी तकनीकी कारणों से हमारे साथ जुड़ नहीं पाए हैं। हमारे साथ शैलेंद्र तिवारी जी, आपको मेरी आवाज आ रही? जी आ रही है। शैलेंद्र जी, हमारे साथ सपा प्रवक्ता तारिक जी भी हैं, वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी के। इसके पहले जीशान जी भी जुड़े थे आपके कांग्रेस की तरफ से। उन्होंने बताया कि ये 30 सालों में नहीं हुआ, जो कुछ भी हुआ कांग्रेस सरकार ने किया 90 के पहले, 77 से 80 छोड़ दे तो। आपसे मैं जानना चाहूंगा क्या किया कांग्रेस ने अपने 40 साल के लगभग शासनकाल में बुंदेलखंड के लिए? देखिए, कांग्रेस ने बुंदेलखंड के किसानों की पानी की व्यवस्था के लिए वहाँ आपने देखा था कि जगह जगह नलकूपों की और कुओं की सबकी व्यवस्था की थी। 1975 में आशा बहुओं की स्थापना की थी और उस व्यवस्था में आज की तारीख में आज वहाँ की आशा बहुएं कह रही हैं कि काम हमसे लेते हैं, हम आशा बहू हैं, काम हमसे मजदूरी का लेते हैं, काम हमसे एक लड़की का लेते हैं, काम हमसे हर चीज़ का लेते हैं, मगर हमारा वेतन भत्ता वो नहीं देते बढ़ा करके, जितना देते हैं उससे 10 गुना काम लेते हैं। और लाभार्थी वहाँ 150 हैं, हमें व्यवस्था देते हैं 75 लोगों की। तो इस तरह की सरकार कर रही है, ये कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने ऐसी व्यवस्था दी थी कि आम आदमी के जो है आम जनमानस तक समस्या का समाधान पहुंचे। आम आदमी के लिए, लोगों की सेवा के लिए हर जगह एक व्यवस्था दी गई थी। उस व्यवस्था को इन्होंने आज की तारीख में
बिल्कुल जर्जर बना दिया है। जैसे ये वो लोग हैं, यही तो संसद में खड़े होकर के बोल रहे थे कि मनरेगा आपकी नाकामयाबियों का जीता जागता स्मारक है और मैं इस स्मारक को मिटाऊंगा नहीं। आज वही स्मारक हिंदुस्तान के तमाम कोने कोने के मजदूरों को रोजी रोटी देने का काम कर रही है, वही, क्योंकि उनको उस पर बजट बढ़ाना पड़ा, क्योंकि इनके पास कोई भी नियम व्यवस्था दी थी। स्थायी विकास के लिए क्या किया? व्यवस्था आपने दी, मैं मान लिया। स्थायी विकास के लिए क्या किया? स्थायी विकास है, एक मिनट। स्थायी विकास यानी हमें वहाँ इंडस्ट्री से लेकर के जी, एक मिनट सुन लीजिए। अरे सुन तो लीजिए। जी बोलिए। बुंदेलखंड में आपकी जानकारी में कोई चीज है? जी, कोई चीज है आपकी जानकारी में बुंदेलखंड में? जी आप बताइए ना। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मेरा सवाल सिर्फ इतना आपसे है कि आपकी जानकारी में कोई चीज वहां पर है? वो आज की तारीख में अगर है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की देन है। भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर एक ऐसा जो है वो दिया है आर्थिक आतंकवाद। वहाँ पाटीदार जो है जनता को वहाँ 5 लाख रुपए का इनामी है। सुनिए, हम माध्यम हैं। जनता को कांग्रेस ने क्या बताया, क्या किया, मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ। सुनिए त्रिपाठी जी, मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ एकदम स्पष्ट कि बुंदेलखंड में अब तक जो कुछ भी है, जो सड़कें हैं, जो विकास है, जो वहाँ NSC PSSC है, जो आशा बहू की व्यवस्था है, जो प्राइमरी की व्यवस्था है, वो सारी व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड की व्यवस्था में कांग्रेस की दी हुई है। आज नई कोई व्यवस्था वहां पर ना भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की है, और जो व्यवस्थाएं पुरानी थी उनको बिगाड़ के रख दिया है। एक बात, दूसरी बात बुंदेलखंड की वहाँ पाटीदार 5 लाख को 5 लाख का इनामी है। बुंदेलखंड की सबसे बड़ी समस्या जो है, एक सेकंड बस एक सेकंड जी, सबसे बड़ी समस्या पेयजल की है। वहां पर आज की तारीख में 5 जी पता है मुझे, वहां पर पानी की समस्या पेयजल है। पिछली यूपीए की सरकार ने वहां पानी के लिए तमाम व्यवस्थाएं की हैं, वो पूरी नहीं थी, और भी व्यवस्थाएं होनी थी, लेकिन चूंकि इस बार जनता ने वहां पर चयन नहीं किया किसी कारणवश, या कोई अपना उनका जो भी मोटिव बना, या जो देश की तमाम नेताओं ने गुमराह करके जो है वोट को अपनी तरफ खींचा, तो आप साफ साफ जनता को दिख रहा है कि जो हमारे लिए कांग्रेस ने किया है वो किसी ने नहीं किया। कांग्रेस ने वहां पर ट्रेन से पानी पहुंचाया है, आप समझ लीजिए जी, ट्रेन से ऐसी व्यवस्था कब पहुंचाया। लेकिन कुल मिलाकर के आज भारतीय जनता पार्टी, सुन लीजिए, जब यूपीए की सरकार थी, ट्रेन से तारिक जी कह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी तारिक जी ने कहा है कि ट्रेन गए थे, कंटेनर खाली थे। सुन लीजिए, नहीं, अब वो तारिक जी जाने, तारिक जी को पता होगा, वहां बाल्टी लेके पहुंचे होंगे, हमें नहीं पता। हम पानी ले, हमको पता है कि पानी ने जो पानी पिए थे। दूसरी बात ये है त्रिपाठी जी, आप मुझे बताइए, अपराध को बढ़ावा दिया गया, 5 लाख रुपए का इनामी, वो पाटीदार नहीं पकड़ पाई है। बड़ा दम भरते हैं, ठोकेंगे, रोकेंगे, अपराध को कहाँ रोका। अपराध बुंदेलखंड में गुंडा टैक्स वसूला जा रहा है आज भी। वहां की जनता त्रस्त है, महिलाओं को शिक्षा नहीं मिल पा रही है आज की तारीख में, और अभी फिर जा रहे हैं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, झूठ का परिंदा, 56 इंची सीना है और झूठ बोलकर जीना है, ऐसी स्थिति उन्होंने बना कर रखी है। वो फिर जा रहे हैं वहां झूठ बोलेंगे कि पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, महंगाई कम हुई कि नहीं हुई, डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, कड़वा तेल कम हुआ कि नहीं हुआ, बुंदेलखंड की बात करें अभी सैलन जी, टमाटर के दाम कम हुए। सैलन जी बुंदेलखंड की बात करें, महोबा और झांसी जा रहे हैं, वो महोबा और झांसी जा रहे हैं। लोग प्याज नहीं खाते क्या? बुंदेलखंड के लोग प्याज नहीं खाते, टमाटर नहीं खाते, तेल नहीं खाते, महंगाई नहीं है वहाँ पे। बुंदेलखंड में लोग नहीं खाते कड़वा तेल। चलिए आप बताइए त्रिपाठी जी। जी बिल्कुल त्रिपाठी जी, बुंदेलखंड में कड़वा तेल लोग नहीं खाते क्या? ये तो राष्ट्रीय मुद्दा है जो आप बात कर रहे हैं। हम क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर आए हैं आपके पास। क्षेत्रीय मुद्दे यानी बुंदेलखंड के विकास को लेकर के। अगर जी त्रिपाठी जी, सीधा बात है, बुंदेलखंड को उत्तर प्रदेश की सरकार ने 4.5 साल 8 महीने में कुछ नहीं दिया है, सिर्फ जुमला दिया है। सपा और बसपा सरकार ने क्या दिया? सपा और बसपा सरकार ने क्या दिया? ये उनसे पूछिए आप। नहीं, आप बताइए ना। आपने तो बीजेपी कहा कि इसने कुछ नहीं दिया, सपा और बसपा ने कुछ दिया? उनसे पूछिए ना।
मैं कह रहा हूँ, आपने तो अभी सिर्फ बीजेपी का बताया। मैंने दिया, मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं, आपने कहा ना कि बीजेपी ने कुछ नहीं दिया 4.5 साल में। मैं क्या कह रहा हूँ जी, चलिए हमारे साथ दीपक जी हैं। आज की तारीख में सत्ता में कौन है? जी दीपक जी, चलिए युवराज जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। तारिक जी लगता है, तारिक जी आपने इतने सारे आरोप जड़ दिए कि फोन कट गया हमारे भाजपा प्रवक्ता का। थोड़ा एक एक करके 2-2 लाइन आरोप जड़ा करिए तो मिल जाएगा। जी युवराज जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सबसे पहला जी, अभी तारिक जी ने कहा कि वहाँ दस्युओं और डाकुओं का एक जबरदस्त प्रभाव रहा बुंदेलखंड में जी, वो भी विकास का बाधक था। निश्चित तौर से हम आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन यदि सरकार की इच्छा शक्ति होगी तो किसी भी चीज का आतंक पर्याप्त किसी बात को टालने की बात होती है। दूसरी बात सर, एक चीज आप और देखेंगे बुंदेलखंड में कि बुंदेलखंड में समाजवादी व्यवस्था बहुत कमजोर है जी, क्योंकि वहां पर एक तरफ खनन माफिया और बहुत बलशाली बाहुबली ताकतवर लोगों के काफिले मकान गाड़ियां मिलेंगी, तो दूसरी तरफ वहां बहुत निर्बल कमजोर और समाज का जो वर्गीकरण है बुंदेलखंड में सर, वहां सिर्फ 2 भाग में, वहां मध्यम वर्ग बिल्कुल ना के बराबर है। वहां या तो बहुत बाहुबली ताकतवर और बड़े लोग हैं, या तो बहुत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं। और हम तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य बुंदेलखंड का उस समय का मानते हैं जब नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, बाबू सिंह कुशवाहा, दद्दू प्रसाद, ये 3 लोग कैबिनेट मंत्री बीएसपी रिज्यूम में थे और तीनों लोग बड़े प्रभावशाली जगह पर थे, और बुंदेलखंड में इन लोगों ने सरकार द्वारा कोई सार्थक प्रयास नहीं किया जी। और जो बुंदेलखंड की सबसे बड़ा वो कह सकते हैं टर्निंग पॉइंट था बुंदेलखंड के लिए कि एक बहन जी का यहाँ तक कि एसडी गंगाराम अंबेडकर भी बांधाते थे। बहन जी के घर से लेकर ऑफिस तक ज्यादातर लोग आप जानकारी कर लीजिए तो बुंदेलखंड से थे जी। और उस दौरान भी सर बुंदेलखंड में कोई मजबूत पहल नहीं की गई, वहां के नेताओं की इच्छा शक्ति की कमी थी। बुंदेलखंड विकास निधि का भी गठन किया गया और उस विकास निधि द्वारा वहां पर कोई भी ऐसा आमूल-चूल परिवर्तन का प्रयास नहीं किया गया जिससे हम ये कहें कि बुंदेलखंड को हम उत्तर प्रदेश की मुख्य धारा से जोड़ सके जी। और ये बड़ी दुख की बात है, बड़ी विडंबना की बात है कि उसी बुंदेलखंड से जुड़ा हुआ मध्य प्रदेश आता है जहां की आप देखेंगे झांसी से समीपवर्ती जितने भी जिले पड़ते हैं उन जनपदों में पानी की इतनी जबरदस्त व्यवस्था एमपी सरकार ने कर रखी है और वहां जो भी योजनाएं चल रही है सब बड़ी सार्थक और वहां की खुशहाली और वहां की व्यवस्था के लिए बड़ी मजबूत पहल है। उसी जगह उत्तर प्रदेश आप जैसे ही क्रॉस करेंगे वहां की स्थिति और वहां की स्थिति में बहुत बड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा सर जी। और हम यही चाहेंगे कि आपके प्रयास, आपका प्रयास वहां के लोगों की सार्थकता की दिशा की ओर आगे ले जाए। जो भी राजनीतिक दल है, हाँ प्रियंका जी ने अभी ललितपुर का दौरा किया। प्रियंका जी तो हम देख रहे हैं कुछ दिनों से सर कि उत्तर प्रदेश में वो सिर्फ टर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू में तलाश कर रही है कि हम कहाँ जाएं और कहाँ से कांग्रेस को हम ऑक्सीजन क्रिएट करें जी। वो जरा सा आशा बहू का मामला देखा, आशा बहू से मीटिंग करने लगी। ललितपुर में खाद की किल्लत देखी, ललितपुर पहुंच गई। लखीमपुर में वैसे उनको अच्छा अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई, उनको अवसर मिला, लोगों ने उनको सराहा। और प्रियंका जी मेहनत कर रही है, जहां जहां उनको पॉइंट ऑफ व्यू दिख रहा है कांग्रेस को डेवलप करने के लिए, कांग्रेस को जनादेश क्रिएट करने के लिए वो दौड़ रही है सर। एक बात हम और जोड़ेंगे, चित्रकूट से जब आप आगे बढ़ेंगे इलाहाबाद की तरफ तो करवी के आगे 2 बड़ी इंडस्ट्रीज पड़ी थी कांग्रेस की रिज्यूम में जो दोनों बंद हो गई जी जी। बिल्कुल युवराज जी, हम एक बार फिर आपके पास आएंगे तारिक जी और चित्रकूट के बीच में जी। तारिक जी देखिए, आज हमारे साथ, आपको मैंने पहले ही कहा कि इतने आरोपों की झड़ी लगा दी कि बीजेपी प्रवक्ता का फोन कट गया। अब उन्होंने काटा या नहीं काटा, कट गया। आज आप और कांग्रेस हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम प्रयास कर रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता को जोड़ने के लिए। लेकिन सवाल यहां, जैसा कि शैलेंद्र जी ने, हमने उनसे पूछा था कि सपा और बसपा ने क्या किया। बसपा के भी प्रतिनिधि हैं हमारे साथ, नहीं है। शैलेंद्र जी ने सवाल आपसे किया है कि आपने क्या किया, आपसे पूछ लें। मैं एक बार फिर आपसे पूछना चाह रहा हूं, जो आपने सोलर प्लांट की बात कही थी, उसके अलावा सोलर प्लांट के अलावा भी और कोई
पेयजल की समस्या को लेकर कोई कारगर कदम उठाए गए थे क्या सपा सरकार की तरफ? जी बिल्कुल उठाए गए थे। आपको शायद याद भी पड़ रहा है जी कि हर द्वार पे हैंडपंप लगाने का काम किया गया था, याद करिएगा। ये समाजवादी की सरकार में तय हुआ था कि हर द्वार पे हैंडपंप लगाया जाएगा जी। उस हैंडपंप को लगाया गया, पानी आया, लेकिन वहां का भूजल इतना नीचे और इतना कमजोर है कि वो हैंडपंप फेल भी हुए। फिर दोबारा हैंडपंप लगाया गया। ऐसा नहीं है कि नहीं किया गया, बिल्कुल पेयजल की समस्या को लेकर हमने किया। वहां जब सूखा पड़ा तो हम लोगों ने तो खाद्य पदार्थ भी दिए गए, बाकायदा दिए गए, घी तक दिया गया। आपको मालूम है आधा किलो घी दिया गया था। पानी की समस्या ऐसी है कि आदमी पानी को तो हर समय पीना पड़ता है, खाना तो 3 टाइम खाएगा, लेकिन पानी वो 50 टाइम पिएगा। बीजेपी की सरकार ने तो पानी को लेकर मजाक बना दिया। जब सूखा पड़ा तो खाली टैंकर भेज दिए। कितना शर्मनाक, जनता के साथ कितना बड़ा धोखा। समाजवादी की सरकार की बात छोड़ दीजिए, जनता के साथ कितना बड़ा धोखा किया था बीजेपी ने, जो खाली टैंकर भेजे। ये बहुत ही शर्मनाक हरकत थी मोदी जी की, क्योंकि मोदी जी के ही इंस्ट्रक्शन तो वहां से ट्रेनें आई थी। तो मोदी जी ने निहायती घटिया और शर्मनाक हरकत, जिसको ऊंची हरकत कहा जाएगा। तारिक जी आपसे अनुरोध है, हमारे साथ दीपक जी जुड़ गए हैं, भाजपा प्रवक्ता। बहुत सारे सवाल हुए थे, आपके सवाल उन्होंने सुन लिए थे। दीपक जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? दीपक जी, हेलो दीपक जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? भाई साहब मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है आपकी। बहुत सारे हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता हैं, शैलेंद्र तिवारी जी हैं, तारिक जी हैं, सपा प्रवक्ता हैं। कई सवाल खड़े हुए हैं। मैं आपसे सीधे सवाल, चूंकि समय भी कम है, काफी देर बाद आपको मैं खोज पाया हूं, सीधे सवाल यह है कि पिछले 4 साल 8 महीने में बीजेपी सरकार ने बुंदेलखंड के लिए क्या दिया? बुंदेलखंड एक्सप्रेस की बात इसलिए नहीं करेंगे कि अभी शिलान्यास है, अभी बहुत लंबा समय है, दिल्ली अभी बहुत दूर है। क्या किया बुंदेलखंड के लिए? 19 जिले जो हैं, 19 सीटें हैं जो। देखिए त्रिपाठी जी, मैं आज तो पहले क्षमा चाहता हूं आपसे कि मैं किसी एक जरूरी आवश्यक काम से लगातार रास्ते में सफर कर रहा हूं। इस कारण से मैं ठीक से मैंने सुन नहीं पाया, मगर फिर भी मैं त्रिपाठी जी बताना चाहता हूँ। थोड़ा सा आपसे अनुरोध है दीपक जी, आपसे अनुरोध है, 2 मिनट के लिए आप रुक जाइए जहां भी जा रहे हैं, तो शायद आपकी बात आ जाए। इस समय चुनावी माहौल है, आपकी बात आना बहुत जरूरी है। जी 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 जी। तो त्रिपाठी जी है क्या कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक जो पूरे प्रदेश के अंदर एक मूलचूल परिवर्तन आया है, एक विकास की पूरी लहर एक पूरे 4.5 वर्षों के अंदर दौड़ी है। माने जो वर्षों में ना हो पाया वो भारतीय जनता पार्टी की ने 4.5 वर्षों के अंदर करके दिखाया। अब बुंदेलखंड की बात हो, चाहे पूर्वांचल क्षेत्र की बात हो, चाहे हम सिर्फ बुंदेलखंड की बात कर रहे हैं दीपक जी, हम सिर्फ बुंदेलखंड की बात कर रहे हैं। मैं वहीं आ रहा हूँ, मैं वहीं आ रहा हूँ साहब। जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े बड़े एक्सप्रेस बनाए जा रहे हैं और इसमें बुंदेलखंड एक्सप्रेस भी आता है, और जैसे ही बुंदेलखंड एक्सप्रेस बनने के बाद इसकी कनेक्टिंग बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, और जिस तरीके से हम लोगों ने कॉरिडोर भी बनाने का काम किया है, लगातार बुंदेलखंड को जैसे लगातार पिछली सरकारों में पिछड़ा माना गया, उनको पिछड़े की तरह व्यवहार किया गया, आज उसी के बाद एक मूलचूल परिवर्तन के माध्यम से आज उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड को भी अपना मानते हुए लगातार उस पर विकास का काम करने जा रही है। और दीपक जी बुंदेलखंड एक्सप्रेस मैंने पहले ही बोल दिया कि अभी आपने शिलान्यास रख किया है, अभी 3 साल कितने साल लगेंगे मुझे नहीं मालूम। अभी 4.5 साल में सबसे बड़ी समस्या वहां की पेयजल की है और पलायन की है। इसके लिए कुछ किया क्या आपने? देखिए उसके लिए भी लगातार मुझे लगता है नल जल की योजना के माध्यम से हर घर में पानी पहुंचाने का, शुद्ध पेयजल पहुंचाने का काम चल रहा है। पूर्वांचल क्षेत्र में भी लगातार जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर और वहां की माने उस जमीन के कारण लगातार जहां पानी की व्यवस्था कम रहती है, स्वच्छ पानी की व्यवस्था ठीक से हो नहीं पाती है, तो भारतीय जनता पार्टी भी लगातार वहां प्रयास करके हर घर तक स्वच्छ पानी पहुंचाने का भी प्रयास कर रही है, और लगातार होने के बाद मुझे लगता है जल्द ही हर घर तक स्वच्छ पानी पहुंचेगा। सपा से तारिक जी ने आरोप लगाया है कि वहां अभी भी वहां जो खनिज है, वहां खनिज माफिया काम कर रहा है पूरी तरह से। देखिए अब तारिक जी को तो मैं बता दूंगा कि माफिया राज तो उत्तर प्रदेश से अब साफ हो गया है। कहीं भी कोई माफिया दिखाई देने में नहीं आता है, चाहे उत्तर प्रदेश में
बुंदेलखंड क्षेत्र के अंदर भी अब ऐसे ढूंढ ढूंढ करके माफिया को सफा करने का काम आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। 169 जैसे माफिया को भी खत्म करने, माने उनको इनकाउंटर के अंदर मार करके और उनकी संपत्ति को भी खत्म करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। जी, एक शैलेंद्र तिवारी जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता है, एक सवाल उनका होगा, समय कम है, 1 तारीख जी का होगा। शैलेंद्र जी हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता दीपक जी हैं, आप संक्षेप में एक सवाल करिए, समय खत्म हो रहा है। इनसे पूछिए कि पाटीदार कौन है, 5 लाख का इनामी कौन है, वो कहाँ है जी, खनिज योजना में खनिज का जो घोटाला कर रहा है, ये सब कहाँ है लोग, ये अपराधी नहीं है जी। दीपक जी, कोई पाटीदार हैं जो माफिया हैं, इनामी डकैत हैं, उनके बारे में सवाल कर रहे हो, अभी तक क्यों है, उनका इनकाउंटर क्यों नहीं हो पाया? देखिए, लगातार जहां जहां जिस तरीके से अपराध को बढ़ाने के लिए भूमाफिया जैसे लोगों को अपराध सुनिश्चित हो रहा है, लगातार उनको पकड़ के और उनको सजा दी जा रही है, उनको ढूंढ करके अगर आवश्यकता पड़ती है उनको मुठभेड़ में मारा भी जा रहा है। और मैं बताना चाहता हूं, पिछली सरकार में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को पता ही नहीं कि भूमाफिया कौन है जी। देखिए भैया, आप सुन तो लीजिए, हम तो आपसे बता ही रहे हैं, आप सुन कहा रहे हैं जी, पहले विषय सुनेंगे तब ना। जी, देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 से पहले जिस तरीके से गुंडा राज और जैसे कई तरीके से माने लोगों की जमीन को हथियाने का काम किया जाता था, आज वो खत्म हुआ है जी, आज उसमें परिवर्तन आया है। आज कानून व्यवस्था जीरो टॉलरेंसी के आधार पर उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी अपराधी, कोई भी माफिया इस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर दिखाई नहीं देगा। आज पूरा सुपड़ा साफ हो गया है जी। जी तारिक जी, ब्रिजभूषण शरण सिंह इनके साथ, ब्रिजेश सिंह इनके साथ, राजा भैया इनके साथ, धनंजय सिंह इनके साथ, सब माफिया इनके साथ। हाँ, 2 मुसलमान माफिया जरूर जेल के अंदर हैं, बस 2 मुसलमान माफिया ही पूरे प्रदेश को बर्बाद किए हुए थे। अच्छा, अब आगे आइए, इनको यही नहीं मालूम है कि वो पाकिस्तान है कौन, वो लखनऊ वहाँ का एजेंसी है। तुष्टीकरण की राजनीति कहाँ से शुरू होती है, ये आपके शब्दों में नजर आ रहा है। तुष्टीकरण की राजनीति कहाँ से शुरू होती है, आपके शब्दों में नजर आ जाता है। इसीलिए इनके मुखिया असलेर की जो है चिन्ह को लेकर के आ जाते हैं, इस चिन्ह को बचा देते हैं। आप तुष्टीकरण की राजनीति शुरू कर देते हैं, जनता को नचाने का काम करते हैं। कि पाटीदार वहाँ का एसपी था जिसके ऊपर 5 लाख का इनाम है। आज आपकी दुकान बंद हो गई है, आज आपकी दुकान बंद हो गई है। आज उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम जो कि सरकार के नेतृत्व में किया गया है। आज औरतों के 60 साल की बुढ़ियों पे रेप हो रहे हैं, लड़कियों पे रेप होते हैं, तो इनके किसी का कोई रेप नहीं हुआ। लगता है ये इनकी बौखलाहट बता रही है। बुंदेलखंड का मुद्दा एक तरफ गौर हो रहा है, बुंदेलखंड का मुद्दा गौर हो रहा है, बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है स्वराज एक्सप्रेस ने, बुंदेलखंड का विकास क्यों नहीं तारिक जी? अगर कानून व्यवस्था 19 MLA लेकर 2 सरकार लेकर ये बैठे हुए हैं, और बेशर्म आदमी इतने मोदी बेशर्म है कि खाली ट्रेन बेचते हैं, पानी नहीं बेचते हैं, पानी के नाम पर ढकोसला करते हैं, जनता को बेवकूफ बनाते हैं, और पानी भेजते खाली टैंकर भेजते हैं पानी के। लेकिन हमने 50 टैंकर भेज दिए। पानी की स्थायी व्यवस्था होनी चाहिए, टैंकर से भेजने से, ट्रेन से भेजने से कोई मतलब नहीं। अब तो ये 5 साल से बैठे थे, इन्होंने तो स्थायी व्यवस्था की बात की थी, आखिर क्यों नहीं इन्होंने 5 साल में स्थायी व्यवस्था का सुधार किया? केंद्र में भी सरकार इनकी, प्रदेश में भी सरकार इनकी। जी, हमने तो पानी के टैंकर भेजने का प्रयास किया 2017 से पहले। कहा थे 2017 से पहले पानी पहुंचाने का काम किया जाता था। खाली भेजे ही थे। आज जिस तरीके से प्रयास किया गया है, आज इस तरीके से प्रयास किया गया है, हाल ही में वहाँ पर नलों के माध्यम से व्यवस्था की जाएगी। जो आदमी खाली टैंकर पानी का भेज कर जनता को छल सकता है, वो तो किसी को भी चल सकता है, वो देश को चल तारिक जी, दीपक जी कह रहे हैं कि नल जल योजना के तहत काफी काम हुआ है, पानी पहुंचा है वहाँ नल जल योजना के तहत। भाई, कोई भी रिकॉर्ड में ऐसी चीज मौजूद नहीं है कि किसी को भी अभी नल जल के थ्रू पानी मिला हो। जो भी पानी मिल रहा है, रिकॉर्ड इनको तारिक जी को मैं भी बताना चाहता हूँ। रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश के अंदर 24 करोड़ की जनता है, 24 करोड़ के अंदर 10 करोड़ लोगों को, माने 10.5 करोड़ लोग समाप्त हो गया है। आप लोग थोड़ा सा देर से आए। जी शैलेंद्र जी, बहुत संक्षेप में जानकार लोगों को बैठाया करिए। जी शैलेंद्र जी, जल सुनिए, जल जो है वो अभी थल पर आया ही नहीं है जी, नल तो गायब ही है वहाँ।
ये सिर्फ जल थल कागजों पर है। चलिए तो बताइए कि ये जो युवराज जी आप चल रहे हैं गाड़ी पर, वैसे हर चीज गाड़ी पर ही है अभी। युवराज जी अपनी स्पष्ट राय इसमें दे दीजिए कि नल जल योजना के तहत कितना बुंदेलखंड में काम हुआ है? जी सर अपनी पीठ थपथपाना अलग बात है। समाजवादी पार्टी सरकार में एक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नलकूप योजना और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जल निगम योजना के अंतर्गत काफी काम किए गए थे और उसके बाद बहन जी की सरकार में एक डॉक्टर अम्बेडकर योजना चलाई गई थी जल निगम के तहत और एक जल नल योजना के तहत भारतीय जनता पार्टी की भी योजना चल रही है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नलकूप योजना, बाबा भीमराव अम्बेडकर नलकूप योजना या जल नल योजना, ये तीनों योजनाएं सरकार द्वारा चलाई गई है, लेकिन सरकार के प्रयास के करने के बावजूद भी वो प्रयास अपर्याप्त है, वो पर्याप्त नहीं है। वहाँ की जो मूलभूत व्यवस्था है, जो वहाँ ढांचागत समस्या है, उसमें 20% का भी सुधार नहीं है। अपने आप सरकारें आती गई जाती गई, योजनाएं बनी, पॉलिसी बनी, बुंदेलखंड नीति का गठन हुआ, लेकिन जब आप जमीनी हकीकत में जाएंगे तो आपको बिल्कुल हमारी बात से यकीन होगा कि बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का कटा बटा और अति पिछड़ा क्षेत्र है। वहाँ का जो बुनियादी स्ट्रक्चर है, चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ हो या सिंचाई समस्या हो या फिर रोड का कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो, आज भी बुंदेलखंड की स्थिति उत्तर प्रदेश की अन्य जनपदों से बिल्कुल विरक्त है, अलग थलग है। इन सभी राजनीतिक दलों को आपके चैनल के माध्यम से एक मजबूत पहल करनी चाहिए और बुंदेलखंड के जन जीवन व्यवस्था और मूलभूत स्ट्रक्चर में मजबूती के साथ उनको दिशा शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा की मजबूत व्यवस्था कराने का ये लोग काम करें। फिलहाल वहाँ अभी तक सभी लोगों ने बहुत काम किया है, बिल्कुल आज तक भी बिल्कुल युवराज जी पर्याप्त है। समय समाप्त हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, आप सफर कर रहे हैं फिर भी बहस कर रहे हैं। शैलेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तारिक जी आपका भी, युवराज जी आपका भी हमारे साथ चर्चा में शरीक होंगे अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो चुनाव से पूर्व सभी राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठनों ने अपने फायदे के लिए चुनावी बिसात बिछाना शुरू कर दी है। वैसे बुंदेलखंड की राजनीति में हमेशा से किसान केंद्र बिंदु रहा है। यहाँ की पहचान ही किसान है, लेकिन तस्वीर में समृद्ध नहीं बल्कि बेबस किसान का चेहरा लोगों के सामने है। हालांकि ऐसा भी नहीं कि 1-2 दशक पुराने हालात आज भी हो। किसानों के साथ ही आम जनता की कुछ हद तक समस्याएं तो दूर हुई है, लेकिन जैसी उम्मीद लोगों की थी उतनी नहीं हुई। ऐसे में बुंदेलखंड की बाजी कौन अपने नाम करता है, देखना अहम होगा। इसी के साथ सत्ता के संग्राम में तही। नमस्कार।